जो खड़े होकर के इन बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को बचाने की तैयारी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इनके लिए केस तक लड़ना शुरू कर दे रहे हैं और कह रहे हैं क्या इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी रूल लाया है कि अब हम रोहिंग्याओं को शरणार्थी कहने लग जाएंगे। इस एनजीओ को फंडिंग कहां से मिलती है, एनजीओ पैसा कहां से उठाती है लोगों के सो कॉल्ड जन कल्याण का काम करने के लिए। इस वक्त देश में जितने भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठिए आए हुए हैं उन सभी की वाट लगी पड़ी है। सभी के सभी, चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो, हर जगह से अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर के खड़े होकर के बीएसएफ के जवानों से कह रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ करके कि अब बॉर्डर खोल दीजिए, हमें आर पार होने दीजिए, अब हमसे नहीं रहा जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से कई ऐसे एनजीओ खड़े हो गए हैं जो खड़े होकर के इन बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को बचाने की तैयारी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इनके लिए केस तक लड़ना शुरू कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इन रोहिंग्यों को इस देश की नागरिकता दे दी जाए और ना केवल नागरिकता बल्कि इनको वोट डालने का अधिकार तक दे दिया जाए इस देश के अंदर। मतलब आप समझ रहे हैं कि जिन्हें भगाने के लिए यह देश वर्षों से इंतजार में रहा, 24 परगना में जिन्होंने तांडव मचा करके रखा, हमारे हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार किया, आज उन्हीं को बचाने की तैयारी 24 परगना में ही एक ऐसा एनजीओ बेस्ड है जो बचाने की प्रयास में बैठा हुआ है। उस एनजीओ का नाम आप सबसे पहले देखिए। इस एनजीओ का नाम है आत्मदीप। क्या नाम है मित्रों? आत्मदीप नाम का यह एनजीओ है। यह कहां पे बेस्ड है? यह एनजीओ पश्चिम बंगाल के अंदर काम करता है और पश्चिम बंगाल के अंदर इसका ऑफिस कहां पर है? 24 परगना में, उत्तरी 24 परगना के अंदर इसका ऑफिस है। आपको याद आ गया होगा कि यह 24 परगना कौन सा है, जहां पर बीते वर्ष हमारे हिंदू भाइयों के साथ किस प्रकार का नरसंहार करने का प्रयास हुआ था। हम सभी भूल नहीं सकते उस चीज को। वहीं पर इस एनजीओ का ऑफिस है। उसके बाद आप देखिए, इस एनजीओ की अभी तक कोई वेबसाइट नहीं है। अगर आप इस एनजीओ के बारे में जानना चाहेंगे कि ये कहां पे काम करती है, किस तरीके का काम करती है, इस एनजीओ का मेन पर्पस क्या होता है, इस एनजीओ को फंड्स कहां से अवेल होते हैं, तो उसको लेकर के अभी तक इस एनजीओ ने कोई जानकारी नहीं दे रखी है क्योंकि इनका कोई वेबसाइट ही नहीं है। उसके बाद डिजिटल एरा में इनका कोई वेबसाइट नहीं है। सबसे नोटिस करने वाली चीज है। दूसरी चीज, फंडिंग की भी सार्वजनिक जानकारी नहीं है इस एनजीओ की कि इस एनजीओ को फंडिंग कहां से मिलती है, एनजीओ पैसा कहां से उठाती है लोगों के सो कॉल्ड जन कल्याण का काम करने के लिए, उसकी भी कोई जानकारी नहीं दे रखी। उसके बाद इनकी जो मांग है, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के जो इन्होंने हाल ही में मांग की है, इनकी मांग है कि 2 करोड़ घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता देने की मांग है इनकी। इनका कहना है कि 2 करोड़ जो घुसपैठिए हमारे देश में आकर के बैठे हुए हैं, जो हमारे देश का खाते हैं, जो हमारे देश के अंदर रहते हैं लेकिन गाते पाकिस्तान और बांग्लादेश का है, उन लोगों को भारत देश की नागरिकता दे दी जाए और वोटिंग राइट्स दे दिए जाए, वोट करने का अधिकार दे दिया जाए। तो सबसे पहले तो आपने इस एनजीओ के बारे में देख लिया इनकी क्या अटपटी डिमांड है और कहीं ना कहीं हम ये बात मान सकते हैं कि ये एनजीओ जो होते हैं ये काम ही इसी पर्पस के लिए करते हैं कि कैसे भी करके, अब हम कैसे ना माने कि पश्चिम बंगाल के अंदर बेस्ड ये एनजीओ कहीं ना कहीं एक इलीगल पैसा उठा करके कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ में लड़ रहा है और देश के खिलाफ में लड़ रहा है ये केस। ये कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करने वाली चीज है, नोटिस करने वाली चीज है। आप अगली देखिए, अगली खबरें में देखिए कि इनके ऊपर, ऐसे एनजीओ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। ये देखिए दोस्तों, न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्ट है। तो क्या हम रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट बिछा दें? ये कल की वो जो एनजीओ उसने डिमांड परसों किया है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कल की जो टिप्पणी है रोहिंग्याओं के लिए, वो ये टिप्पणी है कि तो क्या हम रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट बिछा दें। मैं एज इट इज वो टिप्पणी आपको पढ़ के बताऊंगा। आखिर क्यों आग बबूला हो गए सीजेआई सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब जो हैं, वो क्यों आग बबूला हो गए? उसके पीछे का कारण यह है कि कई लोग वहां पर जाकर के, इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर के कह रहे हैं कि 5 ऐसे रोहिंग्या हैं जिनको पुलिस की हिरासत में लिया गया था और उसके बाद से वो लोग गायब हो गए, पता नहीं चल रहा है कि वो रोहिंग्या गए कहां। तो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस चीज के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और जाकर के पुलिस को सवाल करने चाहिए कि वो 5 रोहिंग्या कहां गए। तो उसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये मंगलवार यानी 2 दिसंबर को रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में सुनवाई हुई। 5 रोहिंग्या शरणार्थियों की कथित कस्टोडियल डिसअपीयरेंस को
की जानकारी जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा जो अवैध रूप से देश में घुसते हैं उनके लिए हम रेड कारपेट तो नहीं बिछा सकते हैं। एक तो ये हमारे देश में अवैध रूप से घुसेंगे, तारों के नीचे से, गुफाओं से, समुद्र के रास्ते से, और उसके बावजूद ये हमारे देश में रह करके हमारे देश की कानून व्यवस्था की बैंड बजा करके रखते हैं। ये कहीं पर भी किसी भी प्रकार का इलीगल काम करते हैं। और मैंने आपको पहले की रिपोर्ट्स में बताया कि ये किस प्रकार से नशे की तस्करी करते हैं, ये किस प्रकार से लड़कियों के तस्करी करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको पहले की रिपोर्ट्स में दिखाया। उसी चीज को सूर्यकांत साहब ने नोटिस करते हुए कहा उनके लिए हम रेड कारपेट तो नहीं बिछा देंगे ना ऐसे लोगों के लिए। उसके बाद कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। जो याचिकाकर्ता थे उनका मांग था कि केंद्र सरकार को इस चीज का नोटिस डाला जाए कि उन 5 रोहिंग्याओं को ढूंढ करके जो हमारी सरकार है वो लेकर के इन याचिकाकर्ताओं के सामने रख दे। अब हमारे देश की सरकार के पास और कोई काम नहीं रह गया, घुसपैठियों को हम ढूंढेंगे कि वो लोग कहां चले गए बेचारे। अरे वो अपने देश से तो फरार है, अब हमारे देश से गायब हो गए तो उसके बाद हम उनको जाकर के ढूंढे। उसके बाद आप देखिए इस मामले को की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को टाल दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को कर दी है। अगली रिपोर्ट्स में मैं आपको सारी की सारी जो टिप्पणी हो मैं आपको दिखाऊंगा। नवभारत टाइम्स ने ये रिपोर्ट लिखी हुई है, आप देखिए। रोहिंग्या मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट तीखे सवाल किए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने पूछा कि क्या भारत सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें रोहिंग्याओं को शरणार्थी घोषित किया गया हो? क्या इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी रूल लाया है कि अब हम रोहिंग्याओं को शरणार्थी कहने लग जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। उसके बाद अगर कोई घुसपैठी है तो क्या हम उसके यहां रखने का दायित्व रखते हैं? अब अगर कोई घुसपैठिया है हमारे देश में, हमारे देश के अंदर घुस करके आ गया, तो क्या अब हम उसको अपने देश के अंदर रखें छुपा करके और शांति से रखें, उसको भोजन दे, उसको अस्पताल की सुविधाएं दे, जबकि वो हमारे ही देश को दिन रात गाली देगा और हमारे ही देश के बहुसंख्यकों को प्रताड़ित करेगा, हिंदुओं को प्रताड़ित करेगा? तो इस प्रकार से तो चल नहीं सकता है देश। अगर कोई घुसपैठिया आता है तो क्या हम उनके लिए लाल कारपेट बिछा दे, लाल कालीन बिछा करके इनका स्वागत किया जाए? उसके बाद हमारे देश में भी गरीब लोग हैं, नागरिक हैं, क्या वे सुविधाओं और लाभों के हकदार नहीं है? अब ये जितने भी रोहिंग्याओं के जो रहनुमा बनते हैं, चाहे वो ममता दीदी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इन सभी को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की इस बात का जवाब देना होगा कि क्या इस देश में बाकी गरीब लोग नहीं रहते हैं? जो आपका ध्यान 24 घंटे हमेशा रहता है कि रोहिंग्या कैसे रहेंगे, उनको खाने की सुविधा दी जाए, उनके रहने की सुविधा दी जाए। इन मामलों पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टिप्पणी की है, ये साफ तरीके से दिखाता है कि इस वक्त विपक्ष के ऊपर भी कहीं ना कहीं अब शिकंजा कसने वाला है। और ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तब आई है जब पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। रोहिंग्याओं की स्थिति बद से बदतर हो रखी है। देखिए किस प्रकार से भाग रहे हैं इस वक्त, और इन्हीं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ये टिप्पणी बता रही है कि कितनी इंपॉर्टेंस ये लोग हमारे देश के लिए रखते हैं, किस प्रकार से हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिखाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने एक हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट दाखिल की गई। इस रीट में रोहिंग्या लोगों की कथित हिरासत से गायब होने की बात कही गई है। अब हिरासत से अगर कोई भाग गया है तो हम उसको भगौड़ा कहेंगे या फिर हम अपने ही देश की पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे? बताइए तो आप। लेकिन ये जो याचिका करता है, इनके हिसाब से पुलिस गलत है, रोहिंग्या अच्छे हैं। ये स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं कैसे इनका स्टैंडर्ड काम करता है। एक और ऐसी खबर है एनडीटीवी इंडिया की, 5 लापता रोहिंग्या नागरिकों का पता लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी बात कही। जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया कि क्या क्या टिप्पणी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अब रोहिंग्याओं को, पहले का समय बीत गया कि जब रोहिंग्याओं के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक रहनुमा बनकर के काम करती थी, ऐसा नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी समझ चुकी है कि कैसे ये हमारे देश को बर्बाद करते हैं, कैसे ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम करते हैं, और इनको इस देश से भगाना अब कितना इंपॉर्टेंट है। 2 करोड़ इनकी संख्या है दोस्तों, 2 करोड़। आपके और मेरे हिस्से का 7 से 8 हजार करोड़ रुपए तो ये सालाना खा जाते हैं। हमारे कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं, लगभग 22 से 23 हजार ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इनके इलाज के लिए लगाए जाते हैं। उससे किसी और आम आदमी जो हमारे देश की जनता है उसका इलाज हो सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये 22 से 23 हजार डॉक्टर इनके इलाज के लिए काम करते हैं। तो क्या इन चीजों पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या इन रोहिंग्याओं को हमारे देश से लात मार करके बाहर नहीं निकालना चाहिए, जो हमारे देश के हिंदुओं के ऊपर, हमारी देश की बहन बेटियों के ऊपर बार बार आघात करेंगे? आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट की इस बड़ी टिप्पणी को लेकर के? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।